हेलो स्टूडेंट्स। मैं अक्षय कुमार LNMS कॉलेज बीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए गेस्ट कार्यरत हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों में बहुत से मतभेद है। तो आइए इसकी पहले पृष्ठभूमि को जानते हैं। ओरिजिन ऑफ राजपूता। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं भारत की राजनीति में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसे कि आप सामंतवादी प्रथा को देखते हैं, वो बढ़ने लगता है भूमि अनुदान के कारण। यूँ तो भूमि अनुदान का कार्य सातवाहनों ने प्रारंभ किया था, परंतु यह गुप्त काल में और बढ़ा और उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। तो यह जो वृद्धि था, इसमें सामंतों की वृद्धि तो हुई ही, साथ ही छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें एक शब्द आता है राजपूत, चूँकि बहुत प्राचीन ग्रंथों में यह शब्द तो स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, लेकिन वेदों में भी राजपुत्र और धर्म ग्रंथों में आया है। तो ऐसा कहा जाता है राजपुत्र शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है, इसी का अपभ्रंश राजपूत है। तो इसके संदर्भ में दो तीन मत हैं, जिसमें एक मत है कि राजपूत क्षत्रियों की उत्पत्ति है। राजपूत अपने को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते थे। जैसे कि राष्ट्रकूट शासक जो हैं स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं और अपनी मूल शाखाएं सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के नाम से जोड़ते हैं। इसमें एक और वंश यदुवंश भी शामिल हो जाता है। प्राचीन राजपूतों के यदि रीति रिवाज को हम देखें तो पता चलता है कि वह भारत के प्राचीन संस्कृति को लेकर चलते हैं। एक और है विचारधारा अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में दी गई है, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसमें कहा गया कि जब बहुत से विदेशी आक्रमण हुए अथवा अत्याचार बढ़ा, तो ऋषि वशिष्ठ ने आगू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जिसमें सबसे पहले प्रतिहार आए और वे पराजित हो गए। प्रमाण आए सोलंकी, वे सभी नहीं जीत पाए उन दुश्मनों से। तब जाकर अंत में चहमान चार भुजाओं वाला आया और उसने सबको पराजित किया, अर्थात सबसे शक्तिशाली था। सीवी वैद्य इतिहासकार हैं, वो इसको काल्पनिक मानते हैं। उनका कहना है 16वीं शताब्दी से पहले इस तरह की कोई घटना का वर्णन नहीं है। एक और सिद्धांत है विदेशियों से उत्पत्ति की सिद्धांत। कुछ भारतीय विदेशी विद्वानों का मानना है कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भारत आए, जिसमें शक, कुषाण एवं हुन महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहते हैं, इसके दो तीन आधार उन्होंने बताया। एक शारीरिक बनावट के आधार पर, दूसरा भोजन के आधार पर, तीसरा युद्ध पद्धति के आधार पर। परंतु यदि इन सब चीज़ों को देखें तो आर्य लोग भी गोरे, लंबे और देखने में अच्छे थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजपूत जो थे वो विदेशियों की संतान थे, और कोई इस तरह का जेनेटिक्स गुण भी नहीं मिला है अथवा वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यह एक बड़ी जाति थी और है भी। तो इतना बड़ा जाति कैसे विदेशीकरण हो गया, तो इस पे मतभेद है। हाँ, यह ऐसा अवश्य हो सकता है कि कुछ जातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और यहीं कर होकर रह गए। कर्नल टॉड राजपूतों को विश्व की लड़ाकू जातियों में अग्रणी मानते हैं और इनका एक कथन है कि राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो थर्मोपली ना हो और ऐसा कोई योद्धा नहीं जो लियोनिडास ना हो। इस बात को उन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा। B.A. स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद और भंडारकर जैसे इतिहासकार भी राजपूतों को विदेशी मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि राजपूत विदेशियों के साथ था और ये बहुत आक्रामक थे, मांसाहारी भोजन करते थे। परंतु गौरीशंकर ओझा एवं सीवी वैद्य
ने इस मत का खंडन किया है। उनका कहना है कि राजपूत ने कभी स्वयं को किसी विदेशी आक्रांता से नहीं जोड़ा और ये अपने को हमेशा प्राचीन भारतीय गोत्र से जोड़ते रहे हैं। जहाँ तक बात रही मांसाहारी भोजन की परंपरा की, तो वह भारत में पहले से ही विद्यमान था और भारत में, प्राचीन भारत में भी लड़ाकू जातियाँ हठ जैसी जातियाँ विद्यमान थी सिकंदर के समय। रमेश चंद्र मजूमदार का मत है कि प्राचीन क्षत्रिय से ही अथवा ब्राह्मणों से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। उन्होंने विदेशियों की संतान नहीं माना है। डॉक्टर हरिराम लिखते हैं, हिंदू धर्म को ग्रहण करने के पश्चात कुछ विदेशी जातियां राजपूतों में सम्मिलित हो गई, परंतु अधिकांश राजपूत क्षत्रिय थे। अर्थशास्त्र, हर्षचरित एवं कादम्बरी आदि पुस्तकों में राजपुत्र शब्द आया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। द्रौपदी के लिए महाभारत में राजपुत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। हमीर महाकाव्य में चौहाने को सूर्यपुत्र बताया गया है। राजशेखर ने गुज्जर प्रतिहार को रघुकुल तिलक कहा है। इस प्रकार अनेक साहित्यों एवं अभिलेखों में राजपुत्र शब्द आया है। हुएन सांग ने पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा है। प्रतिहार नरेश स्वयं को अभिलेख में इक्ष्वाकु वंशीय बताते हैं। तो ये विभिन्न साक्ष्य राजपूतों को भारतीय सिद्ध करते हैं। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि अनेक जातियों में वैवाहिक संबंध, जिसमें भारतीय और विदेशी शामिल थे, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर आशीर्वादी लाल इसी मत के समर्थक हैं, परंतु इससे कुछ संख्या में हो सकता है इतनी बड़ी जाति की उत्पत्ति होने पे शंका होता है। तो इस बात भी पूर्ण प्रमाणित नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये आदिवासियों की संतान थे, क्योंकि गोंड भील जैसे राजपूत जातियों का भी वर्णन है। ब्राह्मणों के वंशज। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अभिलेख एवं सिक्कों के आधार पर कहा है कि जब हुनों का आक्रमण हुआ तो ब्राह्मणों ने शस्त्र धारण किया, तो इस प्रकार यह ब्राह्मणों से ही राजपूत शब्द आया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दो तरह की मुख्य विचारधाराएं हैं, एक भारतीय होने की और दूसरा विदेशी। B.A. स्मिथ, कर्नल टॉड, भंडारकर आदि राजपूतों को विदेशी मानते हैं। कनिंघम भी विदेशी मानते हैं, जबकि दशरथ शर्मा, गौरीशंकर ओझा, C.V. वैद्य आदि लोग भारतीय मानते हैं। चूंकि विदेशी मानने का आधार युद्ध तकनीक, मांसाहारी भोजन, शारीरिक बनावट है, जो कि वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक साक्ष्यों के आधार पर गलत साबित होती है। हाँ, कुछ जातियों का सम्मिश्रण हुआ जो कि शुद्धि था, अथवा भारत में शासन करने के लिए कुछ विदेशी सम्मिलित हो गए। अभिलेखों में जो शब्द आए हैं और जिस तरह राजपूतों ने कभी भी स्वयं को विदेशियों से नहीं जोड़ा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपूत भारतीय ही जातियों से थे। हाँ, इसमें सम्मिश्रण की संभावनाओं को कहा जा सकता है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति को केवल देशी एवं विदेशी की श्रेणी में न रखकर देखा जाए, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जाए।